हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमर्स 11th क्लास का अकाउंटिंग। उसमें हम लोग 3-4 क्लास कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का बेसिस कैसे किया जाता है। तो अकाउंटिंग दो बेसिस से किया जाता है, एक कैश बेसिस होता है और एक अक्रूवल बेसिस होता है। कैश बेसिस का मतलब ये होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस होगा जो कैश में होगा सिर्फ वही रिकॉर्ड किया जाएगा, अदरवाइज कोई और ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। भले वो करंट ईयर से रिलेटेड है या करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, वो कैश में ट्रांजैक्शन होना चाहिए, वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है कि ड्यू बेसिस पर रिकॉर्ड होगा, यानी पूरे एक अकाउंटिंग ईयर का रिकॉर्डिंग किया जाएगा जो 12 महीने का पीरियड होगा, भले पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं अक्रूवल बेसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? ये एक स्टैंडर्ड, नाम से क्या पता चल रहा है, स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग के लिए जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है ताकि हार्मोनाइज हो सके, एक ही जैसे रूल सब लोग फॉलो कर सकें, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, अमेरिका में, एक जैसे ही रूल को फॉलो होना चाहिए, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है कि एक हार्मोनाइज सिस्टम मेंटेन हो ताकि सब लोग एक जैसा ही सिस्टम को फॉलो करें अकाउंटिंग के लिए। जैसा कि अकाउंटिंग के लिए कोई एक्ट नहीं बना हुआ, कोई धारा नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, कोई लॉ नहीं बना हुआ है, तो अकाउंटिंग कैसे चलेगा? वो स्टैंडर्ड्स के थ्रू, ताकि एक स्टैंडर्ड सभी के लिए बना दिया जाएगा, सभी कंपनियां उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करेगी, तो एक जैसा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया जाएगा हार्मोनाइज करने के लिए। उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब है नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नीड क्या है, क्यों ज़रूरत है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का? तो सिंपल सी बात है कि बुक्स ऑफ अकाउंट एक जैसा मेंटेन हो सके, या आपका कंपनी में अकाउंट मेंटेन हो, मेरे कंपनी में या किसी भी कंपनी में, इंडिया में, अमेरिका में, चाइना में, कहीं भी अकाउंटिंग मेंटेन हो तो एक जैसा ही मेंटेन होना चाहिए। तभी तो बिजनेस करने में आसानी होगा, कि सब लोग एक जैसा ही रूल फॉलो कर रहे हैं। तो उसी के लिए ज़रूरत पड़ता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। क्लियर, समझ में आया? अब देख लेते हैं कि बेनिफिट क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। क्या बेनिफिट है? पहला बेनिफिट है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वेरिएशंस इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू प्रिपेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, फाइनल अकाउंट बनता है, वो एक जैसा हर एक कंपनी में बनाया जाए, एक फॉर्मेट को यूज किया जाए, एक डेबिट और क्रेडिट को रूल फॉलो किया जाए, पूरी कंपनी में, पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में एक जैसा अप्लीकेबल हो सिस्टम अकाउंटिंग मेंटेन करने का। तो ये बेनिफिट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। दूसरा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कॉल फॉर डिस्क्लोजर्स of certain information which may not be required by law, but such information might be useful for general public, जैसे इन्वेस्टर्स एंड क्रिएटर्स। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए कोई लॉ तो नहीं है, अकाउंटिंग कैसे बनाना चाहिए कोई लॉ नहीं है, एक्ट नहीं है, तो एक जैसा मेंटेन कैसे हो जाएगा? स्टैंडर्ड्स रहेगा तभी तो। अगर स्टैंडर्ड्स नहीं है तो क्या होगा? हम अपने तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, आप अपने तरीके से, इंडिया में कुछ तरीके से, चाइना में कुछ अदर तरीके से, तो क्या होगा? बुक्स ऑफ अकाउंट समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, तो बिजनेस करने में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, ताकि वही एक ही रूल हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जो कॉमर्स पढ़ा है वो जानता है, जो बिजनेस करता है वो जानता है, इंडिया में, चाइना में, इन पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में एक जैसा रूल फॉलो किया जाएगा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जानता है। थर्ड पॉइंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फैसिलिटेट कंपेरेबिलिटी बिटवीन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ
इंटर एंड इंट्रा कंपनीज। अगर एक जैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि एक जैसा ही अकाउंटिंग मेंटेन किया जाएगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाएगा पूरी दुनिया में। तो इससे क्या होगा, एक जैसा बुक्स ऑफ अकाउंट रहने से क्या फ़ायदा होगा, कंपेयर कर पाएंगे हम लोग दो कंपनियों के बीच में, या अपने कंपनी में ही 2-3 साल का डेटा को हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। तो ये फ़ायदा है, बेनिफिट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। इसके साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी है। हर चीज़ का फ़ायदा होता है तो नुकसान भी होता है। लिमिटेशंस क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेक्स चॉइस बिटवीन डिफरेंट अल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स डिफ़िकल्ट टू अप्लाई। यानी एक जैसा तो है लेकिन इसके अंदर भी कई सारे वेराइटीज़ हैं। जैसे अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन का, मेजर दो मेथड फॉलो किया जाता है। ऐसे तो मेथड बहुत सारा है, लेकिन डेप्रिसिएशन का एक होता है एसएलएम मेथड और एक होता है डब्ल्यूडीवी मेथड। अब इसमें क्या है, हो सकता है कि हम डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रहे हैं, आप एसएलएम मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो दोनों तरीक़ा से अलग अलग आंसर आएगा, अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट डिस्क्लोज करेगा। तो ऐसा भी कुछ हद तक संभावना है, यही लिमिटेशंस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। दूसरा पॉइंट है इट इज़ रिजिडिटी। ये रिजिडली फॉलोड एंड फेल्स टू एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यानी एक रिजिडिटी की तरह होता है, एक ही तरीका सब लोग फॉलो कर रहा है, एक ही जैसा कर रहा, कुछ नया इनोवेशन नहीं हो रहा, तो ये भी लिमिटेशंस है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यू। यानी जो अगर जैसे कंपनी की बात करें तो कंपनी के लिए कुछ हद तक कंपनी लॉ भी लागू होता है अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए, तो उसको ओवरराइड नहीं करेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यानी जो लॉ में लिखी हुई बातें हैं उसी के जैसा बनाना होगा कंपनियों के लिए कुछ हद तक बुक्स ऑफ अकाउंट। अब वहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओवरराइड नहीं करेगा, यानी इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नहीं चलेगा, किसका चलेगा, कंपनी एक्ट का बात चलेगा वहाँ पे। तो ये कुछ हद तक लिमिटेशंस है। अब बात कर लेते हैं अप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है। तो जाहिर सी बात है बिजनेस पे होगा। अब बिजनेस कितने टाइप्स का होता है, कई सारे टाइप्स का होता है, तो सभी बिजनेस पे अप्लीकेबल हो, जैसे सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, सोसाइटी, ट्रस्ट, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनीज, इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, IFRS जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लीकेबल होता है। अब बात कर लेते हैं IFRS क्या होता है। IFRS होता है इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। यानी ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े, ये कुछ हद तक इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंडिया में फॉलो करती है सारी कंपनियां अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए। IFRS क्या होता है, ये इंटरनेशनली एक जैसा रूल फॉलो किया जाता है। हालांकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी IFRS का ही कुछ हद तक कॉपी पेस्ट है, लेकिन IFRS क्या होता है, इंटरनेशनली, नाम ही से क्या सजेस्ट कर रहा, इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, पूरी दुनिया में एक जैसा फॉलो करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, उसी को बोलते हैं IFRS। अब इसका नीड क्या है, नीड ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ हद तक लोकल हो जाता है, यानी सिर्फ इंडिया में ही ज़्यादातर फॉलो किया जाता है। लेकिन IFRS को पूरी दुनिया इसको एडॉप्ट की है, भले उसको मॉडिफाई करके अलग अलग नाम दिए, लेकिन एक जैसा रूल फॉलो करती है। तो ये नीड है आपका IFRS का। अब यहाँ पर कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया हुआ है और कुछ इंड AS दिया हुआ है। देखिए जो IFRS है ना, उसी को इंडिया में इंड AS के नाम से जाना जाता है। यानी इंडिया वाले क्या किया है, उसको IFRS को ही कॉपी करके उसका नाम दे दिया है इंड AS, इंड AS। तो इधर है इंड AS, इधर है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इसको एक बार अगर याद करना होगा तो याद कर सकते हैं, हालांकि 11th क्लास तक के लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।